हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी की न्यू सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 2250 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी ये 2250 क्वेश्चन है, ये हमारे सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टैट के, चाहे वो स्टेट के टैट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेंटर के टैट के एग्ज़ाम होते हैं, सारे ही मिक्स क्वेश्चन है। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही पेपर के क्वेश्चन इसमें मैंने मिक्स किए हैं। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर लेवल 2 के लिए प्रिपेयर हो रहे, तो दोनों एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी जो सीडीपी की सीरीज़ है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए फिर आज की सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों के सामने है, किशोरा अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। इसमें क्या है कि जो किशोर अवस्था में यानी कि एडोलसेंस एज में बालकों को किसकी आवश्यकता होती है। नंबर 1 पे क्या है, अभिप्रेरणा की। नंबर 2 पे दिया है ऑप्शन गलती निकालना, या ऑप्शन 3 रहेगा आलोचना करना बालक की शिक्षक के द्वारा, या फिर ऑप्शन 4 रहेगा नकारात्मक व्यवहार करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है छात्रों को मोटिवेशन देना या फिर अभिप्रेरणा देना, जिससे कि जो छात्र है वो अपना जो कार्य है उसे इजीली कर सके और जो भी एक पढ़ाने का उद्देश्य है वो भी छात्रों के द्वारा प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। और ये गलती निकालना, टीचर को कभी भी स्टूडेंट की गलती नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि अगर स्टूडेंट गलती करते हैं तो टीचर को उनकी गलती क्यों करी है इसके बारे में छात्रों को बताना चाहिए, और उसके बाद जो भी करेक्ट चीज़ हो उसके बारे में बताना चाहिए। और कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए टीचर को, और ना ही टीचर को छात्रों के प्रति नेगेटिव व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए जो 2nd, 3rd और 4th ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे गलत रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, एक बालक के सामाजिकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। आपको एक चीज़ और याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो जहाँ पे नहीं पूछा है या फिर नोट दिया है आप हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सको कि कहाँ पे पॉजिटिव पूछा हुआ है और कहाँ पे नेगेटिव चीज़ों के बारे में पूछा गया है। इसके अंतर्गत कहा है कि अध्यापक को छात्रों का समाजीकरण का विकास करना है, और कौन सा जो मेथड है वो गलत दिया हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन 1 में क्या है, प्रत्येक शिक्षण। ऑप्शन 2 में क्या है, तदात्मीकरण। ऑप्शन 3 में क्या है, प्रजातंत्रीय अनुशासन, या ऑप्शन 4 रहेगा अति संरक्षण। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा। कभी भी टीचर को ओवर प्रोटेक्शन या फिर अति संरक्षण नहीं प्रदान करना चाहिए, बल्कि छात्रों को जब भी लर्निंग करवानी हो या फिर छात्रों का सोशलाइजेशन का विकास करना हो तो डायरेक्ट लर्निंग भी हमें करवानी चाहिए, जिससे कि छात्र सारी चीज़ों को जब इंटरेक्ट कर पाएंगे सारी चीज़ों के साथ तो बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। और आइडेंटिफिकेशन भी करनी चाहिए, जिससे कि छात्रों को अपनी जो गलती है या वो किस प्रकार से सीख रहे उसे अच्छे से पहचान सके। टीचर को हमेशा डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन अपनाना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि सभी बच्चों के साथ इक्वली बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि सारे बच्चे टीचर को अच्छे प्रकार के समझ सके, और टीचर भी एक फैसिलिटेटर के द्वारा, एक मोटिवेटर के द्वारा छात्रों की लर्निंग में अपना सहयोग प्रदान कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दिया, ये हमारे बिल्कुल पॉजिटिव बात की गई है, और इसमें नेगेटिव के बारे में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। तो इसे याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। इसमें कहा है कि जब किशोर अवस्था में या फिर टीन एजर में छात्रों में इमोशन डेवलपमेंट होती है, तो उसमें से जो डेवलपमेंट में एक जो स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी गलत रहेगी इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। ऑप्शन 1 में कहा है संवेग अभिव्यक्तित अधिगम द्वारा परिवर्तित होते हैं, या ऑप्शन 2 रहेगा संवेग स्थायी होता है, या ऑप्शन 3 रहेगा प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है, या ऑप्शन 4 रहेगा संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होता है। तो इसमें हमसे पूछा है गलत कथन, इसे आप मार्क कर लेना, गलत पूछा है, इसमें नोट को पूछा हुआ है, कौन सी इनकरेक्ट हमारी स्टेटमेंट रहेगी। तो जो इनकरेक्ट रहेगी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा संवेग स्थायी होते। देखिए कभी भी जो संवेग होते हैं वो परमानेंट हमारे नहीं होते, और जो संवेग होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, यहाँ पे चेंज होते रहते हैं।
तो इसलिए इसे गलत बोला गया। संवेग की जो स्टेटमेंट दी गई है, इमोशंस की जो स्टेटमेंट दी गई है वो गलत दी गई है यहाँ पे। और बाकी ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, संवेग अभिव्यक्तित अधिगम द्वारा परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल, अगर जैसे भी छात्रों को हम लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं उसी तरह उनके जो इमोशंस है वो भी चेंज होते रहते हैं। और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है। बिल्कुल, जब अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है तो एक अटैचमेंट हो पाती है जब छात्र अध्यापक से सीखते हैं, या फिर जब एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को अच्छी तरीके से मोटिवेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है और लर्निंग को जिस उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है वो भी इजिली प्राप्त हो पाता है। ऑप्शन थर्ड भी हमारा सही का है। और ऑप्शन फोर में जो संवेग के बारे में स्टेटमेंट दी गई, संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होते हैं। जो हमारी इमोशंस होते हैं कैसे जागृत होते हैं, एक्सटर्नल या फिर बाहर के जो उद्दीपन होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उससे उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई है। बाकी हमसे नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा गया था तो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। समेकित शिक्षा से तात्पर्य है। इसमें आपको बताने की जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसका जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है देने का, वो क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में कहा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सामान्य कक्षा में पूरा करना, या ऑप्शन सेकंड में कहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विभिन्न कक्षों में पूरा करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों में पूरा करना, या ऑप्शन 4 रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को घर पर अनुदेशन देकर पूरा करना। तो यहाँ पे पॉजिटिव की बात करी, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन हम देते हैं उसके देने का पर्पस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सामान्य कक्षा में ही पूरा करना होता है। जो भी जैसे भी क्योंकि हमारी क्लास में छात्र कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं, यानी कि छात्रों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई छात्र तेज गति से सीखता है तो कोई छात्र धीमी गति से सीखता है, और कोई छात्र पिछड़ा हुआ होता है और वहीं कोई छात्र इंटेलिजेंट होता है। तो हमें जो भी उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है, जो भी पढ़ाने का एक पर्पस होता है, वो कक्षा के अंतर्गत यानी कि सामान्य क्लासरूम के अंतर्गत ही पूरा किया जाता है। और जो अध्यापक है वो सभी बच्चों को इक्वली तरीके से समझा पाते हैं, और सभी बच्चों की जो भूमिका होती है वो अहम होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, और यहाँ पे सभी बच्चों पे इक्वली ध्यान दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। किशोरा अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, शिक्षक का, ऑप्शन सेकंड में क्या है, माता पिता का, ऑप्शन थर्ड में क्या है, संगी साथियों का यानी कि दोस्तों का हम कह सकते हैं, या फिर जो छात्रों के स्कूलों में समूह होते हैं उसका हम कह सकते हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन 4 रहेगा चलचित्रों का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, किशोरा अवस्था में, या फिर जो तूफान वाली अवस्था भी हम इसे कहते हैं, या फिर एडोलेसेंस, इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किशोर अवस्था में बच्चे पे, वो उनके दोस्तों का, उनके समूहों का, यानी कि जिस ग्रुप में वो रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, यानी कि इसके अंदर आपको बताने कि छात्रों के अंदर मोरल वैल्यू को डेवलप करना है तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या चीजें करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, बार बार मूल्यों की बातें करें, ऑप्शन सेकंड में क्या है, स्वयं उन पर आचरण करें, या ऑप्शन थर्ड रहेगा महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, या ऑप्शन 4 रहेगा देवी देवताओं की बातें करें। तो यहाँ पे जो छात्रों में मोरल वैल्यू को डेवलप करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है स्कूल में, वो रहता है जैसे भी अध्यापक या फिर टीचर्स बिहेवियर करते हैं या व्यवहार करते हैं छात्रों के आगे, तो छात्र वैसा ही उस चीज़ को लर्निंग करते हैं या फिर छात्र अध्यापक से वैसा ही सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक टीचर्स को पहले खुद में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और खुद में सारी चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, उसके बाद ही छात्रों को सिखाना चाहिए, और उसके बाद ही छात्रों में मोरल या फिर नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। जब शिक्षक का जो एक आचरण होता है, शिक्षक का जो एक व्यवहार होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो छात्र जो सबसे ज़्यादा कॉपी करते हैं वो अपने शिक्षक की सबसे ज़्यादा कॉपी करते हैं। शिक्षक को ही देखकर छात्र में एक सीखने की, एक लर्निंग करने की जो
मोटिवेशन है वो भी डेवलप हो पाता है। और इसलिए एक शिक्षक का जो आचरण है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, मूर्त अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सेकंड में क्या है, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। या ऑप्शन थर्ड रहेगा कुछ उत्पन्न करने और निर्माण करना। या ऑप्शन फोर रहेगा प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। तो बताइए जो विवेचनात्मक चिंतन है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा मूर्त अनुभव प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग टेंजिबल एक्सपीरियंस। ये इम्पोर्टेंट होता है छात्रों को प्रोवाइड करने का। जब छात्र किसी चीज़ को देखकर सीखते हैं और करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, तो छात्र बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है छात्रों को दिखाकर बात की जा रही है कि जब हम छात्रों को दिखा के कोई चीज़ सिखाते हैं तो छात्र उससे डायरेक्ट अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं और सीख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन फर्स्ट में का एक तंत्रीय, ऑप्शन सेकंड में का अनुज्ञात्मक, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्रजातांत्रिक, या ऑप्शन फोर रहेगा नियंत्रणात्मक। तो बताइए कि जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और टीचर होते हैं, उनको किशोरों के सामने कैसा बिहेवियर अपनाना चाहिए जिससे कि छात्र सीख सकें। तो हमेशा जो बिहेवियर होना चाहिए एक अध्यापक का या फिर अभिभावक का, वो हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमेशा प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को इक्वली ध्यान दिया जा सके और सभी बच्चों को एक समान सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करवानी चाहिए और सभी की बातों को सुनना भी महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। और छात्रों को भी बोलने का मौका देना चाहिए ताकि जो छात्र है वो भी अपनी जो बातें हैं उसे भी रख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं है दिया हुआ है। नहीं आपको बता रहा है कि कौन सा नोट है सामाजिक विकास के लिए या फिर सोशल डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, अपने वयस्क समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, या ऑप्शन फोर रहेगा विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा मैत्री संबंधों में भारी कमी आना। ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि लैक ऑफ फ्रेंडशिप। सबसे ज़्यादा जो किशोर अवस्था में बच्चों में एक चीज़ विकसित होती है वो अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ उनका ज़्यादा संबंध होता है। जो चीज़ वो अपने अभिभावक अपने टीचर से छुपाते वही चीज़ें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्ती होती है किशोर अवस्था में वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड होती हैं जिनसे जो बच्चे हैं किशोर अवस्था के वो अपनी सारी बात शेयर करते हैं। तो इसे याद रखना, यहाँ पे ये गलत का है। बाकी जो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, अपने व्यक्त समूह का सक्रिय सदस्य, यानी कि हमेशा अपने ग्रुप के हमेशा एक्टिव मेंबर की तरह काम करते हैं और अपने ग्रुप से जुड़े रहते हैं। और विपरीत लिंग के प्रति हमेशा आकर्षण होता है, मेल का फीमेल की तरफ आकर्षण होता है और फीमेल का मेल की तरफ आकर्षण होता है, यानी कि गर्ल का बॉय की तरफ आकर्षण होता है और बॉय का गर्ल की तरफ आकर्षण होता है। तो इसे आपको याद रखना है। ये भी हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल करेक्ट दी गई है। ऑप्शन फोर में क्या है, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना। तो बिल्कुल उनकी जो रुचि होती है वो अलग अलग रुचियों में इंटरेस्ट लेते हैं और उस कार्य को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। संगणना आसक्तता समस्या संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा शुद्ध बोलने से, ऑप्शन सेकंड में कहा गलतियों के बिना लिखने से, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सही सूचना या संकेत सुनने से, या ऑप्शन फोर रहेगा गणितीय गणनाएं करने से। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसमें जो राइट आंसर हमें क्वेश्चंस में से ही मिल रहा है कि संगणना, यानी कि बात किसकी हो रही है, संगणना की, यानी कि मैथ से रिलेटेड बात हो रही है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात की जा रही है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गणितीय गणनाएं करने से, कि इस कमी के द्वारा छात्रों में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आसानी से नहीं कर पाते, कि मैथ से रिलेटेड जो कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग जमा करने में वो कठिनाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना या लिखना, इस विकास का कारण है, बताइए क्या कारण रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में का वंशानुगत व्यवहार, या ऑप्शन सेकंड रहेगा विकासात्मक व्यवहार, या ऑप्शन थर्ड रहेगा गलत व्यवहार, या ऑप्शन 4 रहेगा सभी विकल्प सही है, यानी कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो हमारे सही है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा विकासात्मक व्यवहार, यानी कि छात्रों का जैसे भी डेवलपमेंट होता है बिहेवियर का, छात्र के पार्ट ऑफ बॉडी का, उसी प्रकार से छात्र अपनी बॉडी के पार्ट का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कार्य करने के लिए। तो ये डेवलपमेंट की बात की गई है, वो विकासात्मक व्यवहार की बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसमें आपको बताने की जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका लेने का जो एक पर्पस है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, वो क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन सेकंड में कहा है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन 4 रहेगा केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, यानी कि जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो इसमें हम छात्रों के शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों पक्षों का ध्यान रखते हैं और उसी के आधार पर ही हम छात्रों का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मैंने आपको इवैल्यूएशन का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में से जाके उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन में जो भी छात्रों के मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, तो सारी चीज़ों का विकास किया जाता है और उसी के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता है। और अशैक्षिक होता है जिसमें कि छात्र कंपटीशन में किस प्रकार से हिस्सा ले रहे या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और छात्रों की भागीदारी कैसी रहती है क्लास में। जब भी अध्यापक छात्रों से कोई क्वेश्चंस करते तो छात्र कितना ध्यान देते हैं, कितना समय से स्कूल आते, तो ये ओवरऑल जो इवैल्यूएशन है वो शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों पक्षों का इवैल्यूएशन करके उसी के आधार पर ही छात्रों को नंबर या फिर मार्क्स दिए जाते हैं, तो इसे ही आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता या फिर योग्यता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, नहीं पूछा है, नोट के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या विस्तारता, ऑप्शन सेकंड में क्या मौलिकता, ऑप्शन थर्ड में क्या विशुद्धता, या ऑप्शन 4 रहेगा नवीनता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा विशुद्धता, यानी कि प्योरिटी। जैसे भी छात्र को दिया हुआ है छात्र वैसा का वैसा ही कभी नहीं करते, उसमें हमेशा जो भी चीज़ें वो करते हैं उसमें बदलाव करके, यानी कि खुद के आउटपुट इनपुट भी उसमें डालते हैं और उसी के आधार पर सीखते हैं। जैसी जो चीज़ अगर दी जा रही है तो छात्र हुबहू वैसा लर्न कभी नहीं करते, उसमें हमेशा परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, जो अपने अंदर की जो उनकी लर्निंग करने की क्षमता होती है, अपने अंदर के जो विचार थॉट्स होते हैं उसे भी शामिल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या ऑप्शन सेकंड रहेगा शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, या ऑप्शन 4 रहेगा पाठ्य वस्तु का पूर्ण होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि अधिगम का जो लर्निंग का उद्देश्य होता है वो क्या रहता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जब भी हम लर्निंग करवाते हैं तो लर्निंग का एक पर्पस होता है कि बालक ने किस प्रकार से सीखा है और छात्रों को कितना उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है, और जो अध्यापक के द्वारा जो छात्रों को पढ़ाने का एक उद्देश्य था उन उद्देश्यों कितना प्राप्त किया गया है, और छात्रों को पढ़ने के बाद उनका जो एक व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है उसमें किस तरीके से चेंज आया है, किस तरीके से बदलाव आया है। तो लर्निंग का पर्पस वही होता है कि छात्रों के व्यवहार में
परिवर्तन लाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? यानी कि जो संवेग एक बच्चे में डेवलप होते हैं वो किस अवस्था से डेवलप होना शुरू होते हैं या फिर किस अवस्था से परिवर्तन होना शुरू होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? बच्चे के जन्म के समय। ऑप्शन सेकंड में क्या? शेषवा अवस्था के दौरान। या ऑप्शन थर्ड रहेगा किशोरा अवस्था के दौरान। या ऑप्शन फोर रहेगा वयस्क अवस्था के दौरान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा शेषवा अवस्था के दौरान, ड्यूरिंग इन्फेंसी। यानी कि जब बच्चे शैशव अवस्था में उस समय उनके जो इमोशंस है वो तेजी से डेवलप हो पाते हैं और उनके इमोशन में चेंज भी हो पाते हैं और बदलाव भी हो पाते हैं। जैसे अगर मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर बच्चा फैमिली में जिन मेंबर के पास जाता है तो बच्चा उसकी गोद में आसानी से चला जाता है, चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। जिन व्यक्तियों को बच्चा नहीं जानता, जो अननोन है, तो बच्चा उनकी गोद में नहीं जाता, चिल्लाता है। और बाकी जो किशोरावस्था में जो इमोशंस है बच्चे के वो और ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं और यहाँ पे भी बदलाव आते हैं। जैसे शैशवा अवस्था में बदलाव आते हैं वही किशोरावस्था में भी बदलाव आते हैं। बट जो बाल्यावस्था है वहाँ पे बच्चे के संवेगों में कोई बदलाव नहीं आता। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है उसे सुप्त अवस्था भी कहते हैं। पहले जो छात्रों में शैशव अवस्था में संवेग उत्पन्न होते हैं उसके बाद किशोर अवस्था में दोबारा से संवेग देखने को मिलते हैं। बाकी वयस्क अवस्था और बाल्यावस्था में छात्रों के इमोशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। बालक के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? देखिए यहाँ पे भी क्या दिया है, नहीं पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर हाईलाइट कीजिए कहाँ पे यस पूछते हैं, कहाँ पे नॉट पूछते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या? उनकी योग्यताओं का आंकलन होना चाहिए। या ऑप्शन सेकंड है का उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या ऑप्शन थर्ड रहेगा उन्हें चिह्नित या फिर लेबल करना चाहिए। या ऑप्शन फोर रहेगा व्यक्ति परकता अनिवार्य करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। जब भी हम छात्रों को पढ़ाए या फिर जब छात्रों में हम डिफरेंट करें कभी भी उन्हें लेबल नहीं देना चाहिए। ये तीव्र गति से सीखने वाले, ये इंटेलिजेंट छात्र, ये मोर इंटेलिजेंट छात्र है, ये धीमी गति से पिछड़े हुए छात्र हैं, या फिर ये एक एवरेज स्टूडेंट है, औसत स्टूडेंट है। तो इस प्रकार का जो लेवल है वो कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए या फिर इस प्रकार के लेवल का उपयोग कभी भी बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। बाकी ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? उनकी योग्यताओं का आंकलन करना है। बिल्कुल, कौन सा बच्चा कैसे सीखता है और कौन सा बच्चा किस प्रकार से सीखता है, तो दोनों बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। इसका आंकलन या फिर असिस्टमेंट कर सकते हैं या इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिल्कुल सभी बालकों को क्लास में, चाहे वो पिछड़े हुए बालक हो, औसत बालक हो या फिर इंटेलिजेंट छात्र हो, तो सभी बच्चों को हमें जो भी सुविधा होती है और जो मटेरियल्स होती हैं वो सभी चीजें उपलब्ध करवानी चाहिए। और बाकी ऑप्शन फोर्थ में क्या? व्यक्ति परकता अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि पर्सनैलिटी शुड बी मेड मैंडेटरी, यानी कि सभी बच्चों पे इक्वली हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? तो यहाँ पे भी क्या पूछा है? नोट पूछा हुआ है कि जो असमायोजित किशोर होते हैं या टीन एजर्स होते हैं उनके साथ हमें किस प्रकार का जो कार्य है, जो वर्क है वो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या? आलोचनात्मक उपागम। ऑप्शन सेकंड में क्या? प्रजातांत्रिक उपागम। ऑप्शन थर्ड में क्या है? संग्रहित उपागम। या ऑप्शन फोर रहेगा आदर्श उपागम। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा कि जो भी असमायोजित जो किशोर होते हैं उनके साथ हमें किस प्रकार का बिहेव या फिर कार्य नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा क्रिटिकल अप्रोच या फिर आलोचनात्मक उपागम का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे के साथ हमेशा मोटिवेशन के साथ बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो भी हर चीज को कर सकते हैं अन्य बच्चों की तरह। तो क्रिटिकल अप्रोच का सारा या फिर क्रिटिकल अप्रोच को कभी भी शिक्षक को शामिल नहीं करना चाहिए कि उनकी किसी चीजों के प्रति आलोचना नहीं करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर
18 आप लोगों के सामने है। आनुवांशिक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यानी कि जो इसमें क्या है कि जो आनुवांशिक होती है, जेनेटिक होते हैं, वो किस चीज की भूमिका में या फिर किस चीज में अपना योगदान देते हैं जिसके लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा बालक के भावनात्मक विकास में, ऑप्शन सेकंड में कहा है बालक के सामाजिक विकास में, ऑप्शन थर्ड में कहा है बालक के शारीरिक विकास में, या ऑप्शन फोर रहेगा बालक के सांस्कृतिक विकास में। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा जो आनुवांशिक है, जो जेनेटिक है, वो किससे संबंधित है, बालक के शारीरिक विकास से। जैसी होती है कि और बच्चे की हाइट भी उसी प्रकार से होती है, या फिर जिस प्रकार से माता पिता में सारी चीजें डेवलप होती है तो बच्चे में भी उसी प्रकार से सारी चीजें डेवलप हो पाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है। यानी कि एक गुड टीचर्स के लिए कौन कौन से जो प्रिंसिपल है उनका ध्यान देना चाहिए, या फिर उनकी जानकारी लर्निंग के प्रति होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में का इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, या फिर ऑप्शन सेकंड रहेगा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, या ऑप्शन फोर रहेगा इससे बच्चे की बचत होती है। तो बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर कि एक अच्छे अध्यापक में लर्निंग के प्रति जो सिद्धांत हो गए, प्रिंसिपल हो गए, उसकी जानकारी क्यों महत्वपूर्ण होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है। कि अगर जब अध्यापक को किस प्रकार से लर्निंग करवानी है, अगर उसका अच्छे प्रकार से ज्ञान होगा तो उसी प्रकार से अध्यापक जो है वो छात्रों को क्लासरूम में बेहतर तरीके से सिखा भी पाएंगे, उन्हें मोटिवेट भी कर पाएंगे, एक फैसिलिटेटर का वर्क भी कर पाएंगे, सारी जो सुविधा है वो भी इजीली प्राप्त करवा पाएंगे क्लास में, और नई नई शिक्षण विधि, योजना, प्लानिंग, इन सब का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और उसी के आधार पे छात्रों को क्लास में लर्निंग प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि छात्रों को पढ़ाने का जो एक उद्देश्य है, जो एक पर्पस है, उसे भी प्राप्त किया जा सके, और छात्रों में लर्निंग करने के बाद जो बदलाव है, जो चेंज है, वो भी आसानी से हो सके। जो छात्र क्लास के सभी उसमें सीखने के प्रति रुचि या फिर इंटरेस्ट को भी विकसित किया जा सके। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के आगे है। वस्तुनिष्ठता प्रकार के परीक्षणों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें आपको नोट बताना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की कौन सी जो एक विशेषता या फिर फीचर है वो नहीं रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में का विश्वसनीयता, ऑप्शन सेकंड रहेगा वस्तुनिष्ठता, या ऑप्शन थर्ड रहेगा वैधता, या ऑप्शन फोर रहेगा व्यक्ति निष्ठता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा सब्जेक्टिविटी। ये हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंतर्गत परीक्षण में प्रयोग नहीं होती। बाकी विश्वसनीयता भी हम अपने टेस्ट में या परीक्षण में शामिल करते हैं, वस्तुनिष्ठता भी शामिल करते हैं और वैधता भी शामिल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। निर्मितिवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहा छात्र द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्ष की तुलना करना, या ऑप्शन सेकंड है ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है, या ऑप्शन थर्ड है अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, या ऑप्शन फोर रहेगा छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, उसके बाद पर निष्कर्ष निकालना और अपनी जो निष्कर्ष निकाला है, जो कंक्लूजन निकालना, उसकी तुलना करना, उसके बीच में अंतर ढूंढना कि मेरा जो निष्कर्ष है, मैंने जैसा भी निष्कर्ष निकाले वो किस प्रकार से अलग है, या फिर उसमें किस प्रकार से गलती है, गलती होने पे या फिर कंक्लूजन गलत निकालने में उसमें सुधार करना, ताकि जो छात्र है जो गलती उन्होंने अपने कंक्लूजन के अंदर की है या किस प्रकार से उन्होंने कंपैरिजन किया है उसमें बदलाव कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके और सीख सके। और ये जो अप्रोच होती है कैसी होती है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होती है या फिर बाल केंद्रित अप्रोच होती है। बालक जो सारी चीजों को करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है। यानी कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो सीखने के प्रति यानी कि लर्निंग के प्रति जो नियम दिए गए थे वो प्राइमरी रूल में शामिल है। बताइए। ऑप्शन फर्स्ट में का सादृश्य का नियम, ऑप्शन
सेकंड में क्या है, अभ्यास का नियम। ऑप्शन फर्स्ट में का आत्मीकरण का नियम, या ऑप्शन 4 रहेगा मनोवृत्ति का नियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा, जो थॉर्नडाइक के द्वारा अपनी जो थ्योरी दी गई थी, इन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो अभ्यास का नियम या फिर रोल ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया था कि बच्चे जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग की जो कैपेसिटी है, लर्निंग में उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकेगी, बच्चा सीख सकेगा, उसमें उस प्रकार से सुधार हो सकेगा। इसलिए बच्चों को बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उनमें जो भी त्रुटि होती है, जो भी गलती होती है, बच्चा गलती करके जब सीखता है तो नेक्स्ट टाइम से वो गलती होती भी नहीं है और जो उद्देश्य है उससे भी प्राप्त आसानी से हो जाते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक के द्वारा अभ्यास करने पे सबसे ज़्यादा बल दिया था। और इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो बिल्ली के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और बिल्ली जो थी वो उल्टे सीधे प्रयत्न करके भोजन तक पहुंचती थी। और यानी कि जो बिल्ली ने जो भोजन प्राप्त किया था वो खुद करके प्राप्त किया था। यानी कि जितना ज़्यादा गलती करके बच्चा सीखता है तो बच्चे उस प्रकार से सीख पाते हैं बेहतर तरीके से। कि अगर किसी भी एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है तो हमारे लिए प्रैक्टिस मस्ट होती है। यानी कि हम जितना अभ्यास करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट हमारा उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए जो थॉर्नडाइक के द्वारा बल दिया जाता है वो प्रैक्टिस के ऊपर बल दिया जाता है। और सही बात है, जब तक जो मनुष्य है या फिर एक छात्र है जिसमें वो असफल हुआ है, तो वो जितनी ज़्यादा उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करेगा तो उतनी ज़्यादा उस सब्जेक्ट को गहराई से समझ पाएगा और अपने जो नंबर है उस सब्जेक्ट में अच्छे ला सकेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के आगे है। पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। ये विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है। कि जो पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी थी लर्निंग के प्रति, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं किस एज में सभी प्रकार की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल थॉट्स हो गए, लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक चिंतन आसानी से कर पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में का औपचारिक क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन सेकंड में का मूर्त क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन थर्ड रहेगा पूर्व क्रियात्मक अवधि, या ऑप्शन 4 रहेगा इंद्रिय गति अवधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा औपचारिक क्रियात्मक अवधि। बच्चे जो सारी चीजों को कर पाते हैं और लॉजिकल थिंकिंग हो गई या तार्किक चिंतन हो गया या फिर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम दी जाती है वो इजीली सॉल्व कर पाते हैं फॉर्मल फंक्शनल पीरियड या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवधि में। यहाँ पे बच्चों को लर्निंग के प्रति कोई समस्या नहीं होती। जो भी हम छात्रों को पढ़ाते हैं, जिस भी मेथड से छात्र इजीली उसे सीख पाते हैं और अध्यापक की बातों को भी आसानी से सीख पाते हैं। और मूर्त क्रियात्मक अवधि में क्या होता है कि इसमें तार्किक विचार करने की जो शक्ति है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती, यानी कि सभी चीज़ों पे छात्र विचार नहीं कर पाते हैं। ये जो एज होती है औपचारिक क्रियात्मक अवधि की जो एज होती है वो 11 to 15 ईयर्स की होती है और मूर्त क्रियात्मक अवधि की जो एज होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। और पूर्व क्रियात्मक अवधि जो होती है वो 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक जो एज होती है बच्चे की वो 2 से 4 वर्ष होती है, दूसरी 4 से 6 वर्ष होती है। और इंद्रिय गति अवधि जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। और इसलिए जो 11 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो जो लर्निंग है, लर्निंग में अपने थॉट्स भी दे पाते हैं और सभी चीज़ों के प्रति चिंतन मनन करना आसानी से आ जाता है। कोई भी समस्या हम देते हैं छात्र को, अगर हम उसके बारे में नहीं भी दिखाते तो छात्र खुद से करने की कोशिश करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। और जहाँ पे अगर कोई कमी भी आती है तो टीचर एक फैसिलिटेटर के द्वारा वर्क करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के आगे है। एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। ये उदाहरण है। यानी कि एक बच्चे में जो सृजनात्मकता हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, उसका स्तर कैसा एवरेज है और उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है वो कैसी है, हाई है। मगर बच्चे का सोशल जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, वीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन फर्स्ट में का अंतर व्यक्तित्व अंतर का, या ऑप्शन सेकेंड रहेगा अंतरा व्यक्तित्व अंतर का, या ऑप्शन थर्ड रहेगा व्यक्तित्व अंतर, या ऑप्शन 4 रहेगा मापन योग्य व्यक्तित्व अंतर। तो बताइए किसका एग्जाम्पल है ये।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा अंतरा व्यक्तित्व अंतर, यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तभी बालक में जो अकेडमिक अचीवमेंट है उसमें तो बच्चा हाई स्कोर कर लेता है, बट सोशल जो डेवलपमेंट है बच्चा क्या करेगा यहाँ पे दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, खुद में ही अपनी दुनिया में ही अपने आप में ही खोया रहता है। जब बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, तो बच्चे में जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे बच्चे में जो सामाजिक विकास है उसका जो स्तर है वो कैसा है, कमजोर है, क्योंकि बच्चा दूसरों से ना बातें करता है ना उनके साथ खेलता है, अपने आप में ही बच्चा खोया रहता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस या फिर अंतरा व्यक्ति अंतर की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के आगे है। वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है, यानी कि वो क्या कहलाती है इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का अभिरुचि, ऑप्शन सेकंड में का अभिप्रेरणा, ऑप्शन थर्ड में का अभिवृत्ति, ऑप्शन 4 रहेगा अभिधारणा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा अभिप्रेरणा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो छात्र को मोटिवेशन देना होता है। जब हम छात्र को मोटिवेशन देते हैं तो छात्र की जो लर्निंग होती है वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और लर्निंग में इंटरेस्ट भी दिखा पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के आगे है। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च क्या है वो बताना है कि जो कुछ लोग होते हैं आपने देखा होगा वो आसानी से हर किसी में ढल जाते हैं, हर किसी से बातचीत करते हैं, वो किसके कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट में का बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू होती है या बुद्धि लब्धि के कारण, या फिर ऑप्शन सेकंड है शैक्षिक लब्धि के कारण, या ऑप्शन थर्ड है सामवेगिक लब्धि के कारण, या ऑप्शन 4 है आध्यात्मिक लब्धि के कारण। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे जो बात की गई है आपको ध्यान रखा, समायोजित की बात की जा रही है, दूसरों लोगों से इंटरेक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इमोशन सबसे ज्यादा टच होंगे। जब हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो उसकी बात को भी जाहिर सी बातें सुनेंगे और अपनी जो विचार है उसे भी रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे इमोशंस जुड़ रहे हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो उच्च है व्यक्ति में वो सामवेगिक लब्धि उचित है, यानी कि इमोशनल जो अटैचमेंट है वो सबसे ज्यादा हाई है, जिसके कारण वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का ये सिद्धांत कहलाता है। यानी कि इसमें क्या है कि सबसे पहले जो बच्चे का विकास होता है वो सिर यानी कि हेड से होता है और उसके बाद उसके पैरों तक पहुंचता है। ये जो सिद्धांत दिया गया है वो किस प्रकार का सिद्धांत है, यानी कि किस प्रकार का प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट में का है द्वि पार्श्व से एक पार्श्वीय, या ऑप्शन सेकंड रहेगा प्रॉक्सी मॉडिस्टल यानी कि अंदर से बाहर की ओर का सिद्धांत, या ऑप्शन थर्ड में का है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, या ऑप्शन 4 रहेगा सिरोपदित विकास का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। यानी कि जो बच्चे का विकास होता है कैसा होता है, पहले हेड से होता है और उसके बाद उसके पैरों तक पहुंचता है। जब मैंने आपको डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ाया था उसमें सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो अगर आपने उन चैप्टरों को अभी तक नहीं देखा तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि जो भी सारे डाउट्स है आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। यानी कि इसमें जो बच्चे का एक विकास होता है वो हेड से होते हुए उसके धड़ पे जाता है, धड़ के बाद यानी कि ट्रंक के बाद उसके लेग यानी कि उसके पैर तक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट में का आंतरिक, ऑप्शन सेकंड में का बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन थर्ड में का आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा दोनों शामिल रहेगी, या ऑप्शन 4 रहेगा गणितीय प्रेरणा। तो बताइए क्या आंसर रहेगा। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे जो बच्चा है ना वो खुद तो प्रिपेयर हो रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसके साथ साथ उसके जो पिता है उन्होंने क्या कहा है, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, आप हाई स्कोर करते हो एग्जाम में तो आपको मैं अपनी तरफ से एक मोटरसाइकिल यानी कि बाइक भी दूंगा। तो यहाँ पे जो बच्चों को इफेक्ट कर रहा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मोटिवेशन का काम किया जा रहा है, कि बच्चा इंटरनल भी प्रिपेयर हो रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, और
पिता की तरफ से बच्चों को बाहर से भी पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जा रहा है बच्चों को हाई स्कोर करने के लिए एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वे है। यानी कि इसमें आपको क्या बताना है कि जो अधिगमकर्ता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो चाइल्ड है जिन्हें हमें लर्निंग करवानी है, उनके लिए कौन सी जो अप्रोच है वो इनकरेक्ट रहेगी, जो स्टेटमेंट में आपको दी गई है 4। ऑप्शन फर्स्ट में कहा ये अधिगम करता है कि योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। यह ऑप्शन सेकंड रहेगा, ये अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है। या ऑप्शन थर्ड रहेगा, ये अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। या ऑप्शन 4 रहेगा, ये अनुभवजन्य अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय, मानचित्र, सृजनशील लेखन जैसी विधियों का प्रयोग करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ये अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। यानी कि इसमें जो बात की जा रही है, इट एम्फेसिस ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बाय द टीचर टू द लर्नर। यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे टीचर की बात की जा रही है कि जरूरी थोड़ी है कि जो नॉलेज है वो अध्यापक के द्वारा दी जाए। बच्चे की नॉलेज तो किसी के द्वारा भी विकसित की जा सकती है, किसी के द्वारा भी दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ अध्यापक के ऊपर बल दिया गया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहते हैं। कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैं तो किसी की परवाह नहीं करता, तो इस प्रकार का जो एप्टीट्यूड होता है बच्चे में वो किस व्यवहार को दर्शाता है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का आक्रामकता को, या ऑप्शन सेकंड रहेगा सुरक्षात्मकता को, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अस्वीकरण को, या ऑप्शन 4 रहेगा पश्चिमगमन को। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अस्वीकरण या डिस्क्लाइमर। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं वो किसी के बारे में ना सोचते हैं, ना समझते हैं, किसी भी व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करते ऐसे बच्चे, और अपने आप में ही खोए रहते हैं। उनका जो व्यवहार होता है वो अस्वीकरण का होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।